सर प्लीज कल वाली रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें आप फिफ्थ फैक्टर डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ सोलवेंट का। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट होता है सॉलिड फॉर्म में। हम उसको किसी पर्टिकुलर सोलवेंट में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और बाद में वो सॉल्यूशन जो होता है वो रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो आपने सॉलिड को डिसॉल्व करने के लिए जो सोलवेंट चूज किया वो सोलवेंट का चॉइस हमें कैसे करना है वो मैं बता रहा था। जो सोलवेंट आप चूज करोगे वो सोलवेंट आपका या तो होगा पोलर या होगा नॉन पोलर। अगर आपका सोलवेंट जो आप चूज कर रहे हो वो पोलर है, पोलर सोलवेंट जो होगा वो तभी आपने चूज करना है जब आपका प्रोडक्ट जो होगा वो पोलर बन रहा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट पोलर है और आपका सोलवेंट भी पोलर है, उस केस में आपका जो सोलवेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आपका सोलवेंट जो है वो पोलर है लेकिन जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है बच्चे वो नॉन पोलर बन रहा है, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब एक सिंपल सी कहानी ये है, आपको पोलर सोलवेंट तभी चूज करना है जब आपका प्रोडक्ट पोलर हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन पोलर है या पोलर है तो फिर आप ये सोलवेंट वाला जो चूज करने वाला काम है ये काम नहीं कर सकते। सेम हमारे पास ये वाला केस है, अगर मैं सोलवेंट नॉन पोलर चूज करता हूं और प्रोडक्ट भी मेरा नॉन पोलर है तो रेट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर सोलवेंट मेरा नॉन पोलर है और प्रोडक्ट मेरा पोलर है फिर उस केस में हमारे पास जो रेट है वो डिक्रीज होगा। तो ये अपने पास अपना केस है नेचर ऑफ सोलवेंट का। अगर मैं इसको वर्डिंग में बताऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ए पोलर सोलवेंट इंक्रीजेस rate of reaction if product is polar and decreases rate of reaction if product is non polar। तो ये अपने पास अपना केस आ गया। ये सेम जो लाइन है ये सेम लाइन में नॉन पोलर के लिए लिख सकता हूं तो आप वो चीज पे लिख लोगे। सिमिलरली नॉन पोलर सोलवेंट increases rate of reaction if product is non-polar and decreases rate of reaction if product is polar। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्ट का और सोलवेंट का नेचर सेम है तो रेट ज्यादा आएगा, अगर प्रोडक्ट का और सोलवेंट का नेचर सेम नहीं है तो फिर हमारा रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये था हमारा फिफ्थ फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक और फैक्टर था, वो फैक्टर था नेचर ऑफ रेडिएशन का, वो आपको नहीं करना। रेडिएशन वाला नेचर जो है वो सिर्फ रिएक्शंस को स्टार्ट करवाता है, रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चीज अपने पास अपने 5 फैक्टर थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। नो सर।
ठीक है जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताओ, तो वो मॉलिक्यूलरिटी वाला टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। देखो, दिखने में जब आप रिएक्शंस वगैरह लिखते हैं तो दिखने में अपने को ये लगता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो लगभग सेम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अब रिएक्टिंग स्पीशीज मैंने क्यों लिखा? रिएक्ट करने वाली चीजें कुछ भी हो सकती हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कैन बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल which takes part in elementary reaction. हमें क्या करना है? कोई भी एक रिएक्शन कंसीडर करनी है, उस रिएक्शन में ये देखना है कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गिन के काउंट करके बता दो, तो वो आपके पास आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूलरिटी। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको देता हूं। मेरे पास एक रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पे आपने देखा एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी मैंने डीकंपोजिशन करवा दी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाएगी। लेकिन ऑर्डर 1 आएगा या नहीं ये कोई पता नहीं है, क्योंकि देखो माना मैंने एक ही कंसेंट्रेशन कम है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमारा सारा कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया होता और 50 का 50 ही डिसोसिएट हो गया होता, तो ऑर्डर 1 आएगा, पूरी कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो गई। लेकिन अगर ये 50 में से 40 ग्राम ही टूटता है, यानी कि 80 ग्राम ही टूटा, तो ऑर्डर 1 नहीं आएगा, फिर ऑर्डर आएगा 0.8। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों जो है वो सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकती, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी फ्रैक्शनल। किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल से मेरा मतलब है वो पॉइंट्स में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कभी आपने सुना है कि 1.5 एटम रिएक्ट कर गया, 1.5 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया? ऐसा नहीं होता। तो कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आएगी, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर्स में आती है। लेकिन ऑर्डर में तो ऐसा नहीं होता, ऑर्डर होल नंबर में भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, ये डिफरेंस भी मैंने यहाँ पे लिखना है, लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी for an elementary reaction is always in whole numbers, is always in whole numbers. That is, it can't be fractional. ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास हमारा केस है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। अब यहाँ पे जो मैंने आपको डेफिनेशन दी बच्चे, उस डेफिनेशन में एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, दैट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? हमारे पास इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को आप 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस हमारी वो होती हैं जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएंगे मतलब एक ही बार में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट खत्म।
कोई उसमें और स्टेप नहीं लगेगा, डायरेक्टली हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारी मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। मल्टीपल स्टेप्स का मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट ने पहले बनाया ए ने बनाया बी ने बनाया सी ने बनाया डी, और फिर अल्टीमेटली वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे मैंने आपको 1 2 3 4 5 स्टेप दिखाए, जरूरी नहीं है 5 भी लगेंगे, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा स्टेप लग रहा है, मेन बात ये है। तो ये होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो आपको जो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन दी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली काउंट कर लो, रिएक्टिंग स्पीशीज को डायरेक्टली काउंट कर लो। तो रिएक्टिंग स्पीशीज को आप डायरेक्टली काउंट करके मॉलिक्यूलरिटी तभी बता सकते हो अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में होने वाली है। अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, तो आप ये वाली डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे बताएंगे? इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस molecularity can be determined by considering number of reacting molecules in rate determining step। कौन सा होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? जो हमारी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। मान लो आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कर रहे हो, आर ए में चेंज हुआ, ए बी में चेंज हुआ, बी सी में चेंज हुआ, और सी जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ। मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना था, लेकिन रिएक्शन जो है वो 4 स्टेप ले गई। तो आपने ये देखना है कि चारों में से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उस स्टेप के अंदर देखो कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलरिटी एक्सप्लेन करोगे। अब अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप आपको पता करने हैं तो आपको मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनको आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो। तो इसलिए हम बोलते हैं जो मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऑर्डर भी हम किस पे देखते हैं? स्लोएस्ट स्टेप पे कॉम्प्लेक्स में, और जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है वो भी अपन स्लोएस्ट स्टेप पे देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी को अपन डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, रेट डिटरमाइन स्टेप जो है वो हमें देखना पड़ता है। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। फिर आ जाते हैं हम हमारे मॉलिक्यूलरिटी के लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बात पे। Reactions having molecularity greater than 5 are very rare। हाँ जी भाई, यशिका को वीडियो नहीं दिखाई दे रही, किसी और को भी दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। यशिका बच्चे रिजॉइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे सब ओके है, लैपटॉप पे भी क्लियर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिजॉइन कर लो लीव करके। तो ओके। रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 5 आर वेरी रेयर। ऐसी रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 5 से ज्यादा होती है वो बहुत ही रेयर होती हैं। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनमें कम से कम 5 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उनमें प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसी रिएक्शंस बहुत ही रेयर होती है। क्यों? देखो, आपके पास सपोज करो रिएक्टेंट में 5 मॉलिक्यूल आ गए और उन 5 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करके आपने प्रोडक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, जिस वजह से कोई भी कोलिजन जो है वो पॉसिबल है। ए बी के साथ कोलिजन कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है, डी के साथ भी, ई के साथ भी। प्रोडक्ट मेरा तभी बनेगा जब ए जो है वो डी के साथ कोलाइड करेगा। तो उसमें आप देखो
जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, एक ही कोलिजन डी के साथ ही होगी, ये प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे पास रिएक्टेंट में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो जिस मॉलिक्यूल से हम कोलाइड करवाना चाहते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनेगा, उससे कोलिजन करने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनना बंद हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, reactions having molecularity greater than 5 are very rare because with greater number of reactant molecules, the probability of effective collisions becomes low. इफेक्टिव कोलिजन्स मतलब वो कोलिजन्स जिनसे प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे टकरे मारते रहेंगे आपस में, प्रोडक्ट बन नहीं रहा, फिर उस कोलिजन का फायदा क्या हुआ? हमें सिर्फ वही कोलिजन्स काउंट करनी होती है जिनसे प्रोडक्ट बनता है। अभी अगले टॉपिक में थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये अपने पास अपना मॉलिक्यूलरिटी का केस था। पहले मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन दी और फिर मैंने ये बताया कि ये डेफिनेशन सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस पे काम करती है। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो होल नंबर होती है, फ्रैक्शनल नहीं होती। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के इक्वल भी आ सकती है, ऑर्डर से अलग भी आ सकती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर आपको मॉलिक्यूलरिटी पता करनी है तो आप हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखोगे, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5 आ रही है, ऐसी रिएक्शंस बहुत ही रेयर होती हैं, क्योंकि उसमें इफेक्टिव कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था मॉलिक्यूलरिटी का, बताना जरूरी था क्योंकि ये कई बार ऑर्डर के साथ कंपैरिजन में आ जाता है। अकेला आएगा बहुत ही रेयर बात है, लेकिन ऑर्डर के साथ कंपैरिजन में आ जाता है। तो 2-3 कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो फिर आगे। तो ये अपने पास अपना टॉपिक था मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का। अब बच्चे आप आ गए हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक्स पे। लास्ट वाले टॉपिक्स में मैंने आपको 3 चीजें बतानी है। एक मैंने आपको बतानी है कोलिजन थ्योरी, एक मैंने आपको बतानी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और एक ऑर्डर पता करने के कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, उनके बारे में हमने बातचीत करनी है। तो ये बेसिकली 3 टॉपिक रह गए हैं हमारे। केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने पास टाइम थोड़ा सा कम है, वो आपको पता ही है। इस बार कुछ कंडीशंस जो थी वो सही नहीं थी, तो टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है। अगर आप वीडियो लेक्चर लगाते रहेंगे तो शायद अपने जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट ना हो पाए। तो आने वाले दिनों में मैं कुछ चैप्टर्स की वीडियो भी बनाऊंगा। इनऑर्गेनिक के वो चैप्टर होंगे। जो फिजिकल है वो तो अपनी लाइव चली रही है, इनऑर्गेनिक के वीडियोस वगैरह देखना, उससे आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी करने में हेल्प मिलेगी। चैप्टर छोटे छोटे हैं इनऑर्गेनिक में, एक चैप्टर बड़ा है पी ब्लॉक, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियोस बनाऊंगा। बाकी जो होंगे वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपने पास जो आज आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी का। कोलिजन थ्योरी एक्चुअल में ये वाली थ्योरी आप क्यों पढ़ रहे हैं, इस थ्योरी से मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे प्रोसीड करती हैं। पहली बार इतना बता के कि केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, फिर मैं आपको उसके रिगार्डिंग कुछ इक्वेशन भी डिराइव करके दिखाऊंगा, मतलब कुछ मैथमेटिकल वर्क भी आप करेंगे। तो वो भी चीज अपने को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो डेरिवेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल है। मेरे कहने का मतलब है कि
डेरिवेशन के स्टेप्स टिपिकल नहीं है, स्टेप तो बहुत ही इजी हैं, लेकिन इसमें जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूला आपको क्रैम करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप वो फॉर्मूला जो है वो पके पकाए ले लेंगे, एक आधा फॉर्मूला शायद आपको मिल भी जाए पुराना, लेकिन कुछ वैल्यूज कुछ फॉर्मूलाज आपको इसमें याद ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए इस डेरिवेशन में थोड़ी सी क्रैमिंग होती है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी फॉर बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। अब अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, A+A चेंजेस टू प्रोडक्ट, और वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, A+B चेंजेस टू प्रोडक्ट। तो यानी कि जो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी है वो कोलिजन थ्योरी आप दो टाइप की रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आज आपको जो मैं कोलिजन थ्योरी करवाने वाला हूँ, आज वाली कोलिजन थ्योरी आप करेंगे पहले वाला केस कि अपने जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब नाम से ही आपको थ्योरी समझ में आ रही है, हमने यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन करवानी है। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं, अगर हम किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करवाना पड़ता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, जिससे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाती है, वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो जाता है। फिर वो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है वो आगे जाके फर्दर प्रोडक्ट बनाता है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, दो कार है मेरे पास A और B, दोनों कार्स आपस में कोलाइड कर गई, टक्कर हो गई, लेकिन दोनों कार जो थी वो ऑफ थी। एक गाड़ी एक गाड़ी एक गाड़ी एक गाड़ी, मैंने हल्का सा धक्का लगाया, कोलिजन हो गई। तो बताओ उस कोलिजन से दोनों गाड़ियों को कोई नुकसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों गाड़ियां जो थी वो तो बंद खड़ी थी, मैंने हल्का सा धक्का लगा के बस उनको टच करवा दिया, इस कोलिजन से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही दोनों कार्स 100 की स्पीड पे आ रही होती है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करती, तो जान माल का भारी नुकसान होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोलिजन्स तो बहुत टाइप की हो सकती हैं, लेकिन सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएंगी ये कोई जरूरी नहीं है। सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाएं ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ एक कोलिजन्स ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, सारी कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बना सकती। अभी अभी मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया ना, वो इसलिए दिया कि दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो रही है तो जरूरी नहीं है हमेशा नुकसान होगा। उसी टक्कर में नुकसान होगा जहां पे गाड़ियां जो होंगी वो सफिशिएंट एनर्जी से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगी। अगर मैंने दोनों बंद गाड़ियों को आपस में ऐसे टच करवा दिया, कोलिजन करवा दे, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको कोलिजन करवानी है, बढ़िया इफेक्टिव कोलिजन करवानी है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी वाली कोलिजन ही चाहिए। सिंपल कोलिजन्स को हम वहां पे काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोलिजन थ्योरी में भी हम यही बोलते हैं। मैंने बोला ना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर 100 कोलिजन्स करते हैं और 100 कोलिजन्स करने पे आप बोल रहे हो कि 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बन जाएंगे, तो ये नहीं होता। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने जो 100 कोलिजन की, उन 100 कोलिजन्स में से कितनी कोलिजन्स सफिशिएंट एनर्जी की थी, उन सफिशिएंट वालों को हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। मैं एक बार आपको समझाने के लिए वैसे ही बोल रहा हूं। 100 कोलिजन्स में से सपोज करो 40 कोलिजन जो थी वो सफिशिएंट एनर्जी की थी, तो इन 40 इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनेगा, बाकी की 60 कोलिजन हमारी जो है वो वेस्ट हो गई। अब वो किसी और के साथ कोलाइड करेंगे, शायद एनर्जी मिल जाए, लेकिन अभी के लिए वो 60 कोलिजन जो थी वो वेस्ट हो गई। तो ये अपने पास अपनी कोलिजन थ्योरी है। बड़ा सिंपल सा केस है। कोलाइड करने के लिए कम से कम दो बॉडीज तो चाहिए ही चाहिए। मैं अकेला किसके साथ टकरे मारता फिरूंगा? अगर मुझे किसी के साथ कोलाइड करना है तो मुझे सामने एक और बंदा चाहिए
दैट इज व्हाई ये अप्लाई हो रही है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस पे। एक अकेला मॉलिक्यूल थोड़ी कोलाइड करेगा, उसके लिए आप अलग पढ़ेंगे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स अगर आपको चाहिए कोलाइड करने के लिए, तभी आपकी कोलिजन थ्योरी जो है वो वर्क करेगी। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। नो सर। चलो, ये जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन बताई है ना, इस इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्योरी की फॉर्म में। माना ये टॉपिक हमारा डेरिवेशन का है, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी भी साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आप प्योर मैथमेटिकल काम करते रहोगे तो टीचर आपको 3 में से 2 ही नंबर देगा। अगर आपकी 3 नंबर की डेरिवेशन है और आपको 3 ही लेने हैं तो थोड़ी बहुत थ्योरी साथ साथ लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी भी मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। फॉर्मूलाज मैंने बता ही दिया, क्रैम करने पड़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया इसके 2 केस हैं, तो मैं आपको पहला केस करवा रहा हूं। व्हेन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन takes place between similar atoms, यानी कि A plus A changes to product, उसके लिए in order that 2 molecules may react with each other, they should collide with each other, they should collide with each other with sufficient energy so that reactant species या reactant molecules, मैं molecule यूज कर रहा हूं, get activated या are activated। Since all collisions does not result in formation of product, hence we can say that all collisions between reactant molecules are not effective। हमें पता है कि जो सारी कोलिजन्स होती हैं वो प्रोडक्ट नहीं बना सकती, इसलिए सारी कोलिजन्स जो होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती। The fraction of collisions out of total number of collisions which result in product formation are called effective collisions। वो फ्रैक्शन कोलिजन्स का जिन फ्रैक्शन की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता है, उन कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। If Z is the total number of collisions in 1 centimeter cube, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं उसको अपन ने Z बोल दिया। ये सिंबल अपन यूज करते हैं बच्चे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। लास्ट सेमेस्टर में गैसियस स्टेट में अपन इसको पढ़ा था। तो Z is the total number of collisions in 1 centimeter cube
and F is the fraction of molecules with ऐसे लिख देते हैं, and F is the fraction of molecules which are activated. Then rate of a reaction is equal to Z into F. यहां तक थ्योरी में कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मैंने एक बार रेट कैसे डिफाइन कर दिया, जितनी कोलिजन्स हो रही हैं मल्टीप्लाइड बाय जितनी कोलिजन्स हमारी इफेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग आप रेट निकाल लेंगे। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ, एक बार फटाफट क्विक रीडिंग ले लो। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत हो? हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो फटाफट। आवाज आ रही है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अपने पास अपनी कोलिजन थ्योरी का इंट्रो आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, फ्रैक्शन की वैल्यू आती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो एक्सपोनेंशियल की हेल्प से। जो ये F है, F की वैल्यू हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से याद रखना है। मैंने बोला बहुत सारे फॉर्मूला क्रैम करने वाले आएंगे, तो इससे हमें याद रखना है ये फॉर्मूला होता है F की वैल्यू का। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, रेट आ जाएगा Z into e raised to power minus EA by RT, that is the equation number 3। Z यहाँ पे क्या थी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। EA यहाँ पे क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R आपको पता ही है गैस कांस्टेंट, और T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आपने आगे जो फर्दर इसमें डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन अभी खत्म नहीं हुई। Z की आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। Z की वैल्यू आपने पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, कोलिजन डायमीटर का टॉपिक था, तो उसी वैल्यू का आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। तो एक बार आप इतने कर रहे हैं, बाकी आप इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। चलो कोशिश करते हैं आज एक और लेक्चर लगाने की इवनिंग में। तो 1 से 2 आपने मुझे टाइम बता ही दिया, उसके अलावा एक इवनिंग का टाइम भी रख सकते हैं क्लास के लिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये 2 डेरिवेशंस हैं। पहली डेरिवेशन तो मैंने बताया सेम मॉलिक्यूल के लिए, फिर आप करेंगे डिफरेंट के लिए। अगर आपको सेम मॉलिक्यूल वाली आ गई ना, तो डिफरेंट वाले में तो हल्की सी मॉडिफिकेशंस है और कुछ नहीं है, वो लगभग सारी सेम रहेगी। तो उसको फिर आप कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।